और आइए अब शुरू करते हैं 60 सेकंड में खबरों का सुपरफास्ट सिलसिला। आपने देखा, लेकिन अब समय हो गया है न्यूज एंड व्यूज का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक तरफ दिल्ली में जहां भारत की ताकत दिखाई जा रही है, भारत को दुनिया विश्व गुरु मान रही है, तो वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल ने कहा कि मीडिया और न्यायपालिका को सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। जानबूझकर मेरे ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हुए, मेरी जासूसी कराई गई, मेरे फोन में पेगासस से जासूसी की गई। तो राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है और ये निशाना साधा है कैम्ब्रिज में राहुल गांधी पहुंचे और सरकार पर उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। कहा है कि सरकार ने मेरी जासूसी कराई, पेगासस जो कि एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए मेरी जासूसी कराई गई है, मेरे ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज कराए गए हैं। भारत में लोकतंत्र पर हमला, ये राहुल गांधी की कुछ बड़ी बातें जो उन्होंने कैम्ब्रिज में कही हैं। सरकार के नियंत्रण में मीडिया और कोर्ट को कंट्रोल में कर रखा है सरकार ने, यह बड़ा आरोप भी लगाया है। मेरे फोन में पेगासस से जासूसी कराई गई है। कश्मीर कई सालों से हिंसा से ग्रस्त है। राहुल गांधी की जो बड़ी बातें हैं कैम्ब्रिज में उन्होंने कही हैं वो आपको हम बता रहे हैं। मेरे ऊपर आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं, ये भी राहुल गांधी ने कहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, रायसीना डायलॉग के जरिए एक तरफ तो जहां दिल्ली में भारत की और पूरे दुनिया के सामने भारत की ताकत दिखाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कैम्ब्रिज पहुंचते हैं और सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाते हैं। जी बिल्कुल, और देखिए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार और भारत दोनों अलग अलग चीजें हैं। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो लेक्चर दिया उसमें 2-3 बिंदुओं पर बात की। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भारत में लोकतंत्र जो है वो खतरे में है और उन्होंने निशाना मोदी सरकार पर साधा। उन्होंने कहा कि उनकी जासूसी करवाई जाती है और इसके अलावा मीडिया और न्यायपालिका जो है वो नियंत्रण में है सरकार के। और इसके बाद उन्होंने जो हालिया जो संपन्न उनकी भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसके बारे में विस्तार बात की। उससे पहले गांधी जी की दांडी यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने चीन के बारे में बात की, अमेरिका के बारे में बात की। तो कई पहलुओं पर राहुल गांधी ने, लेकिन सबसे अहम बात उन्होंने कैम्ब्रिज में ये कही है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और हमला किया जा रहा है। और उन्होंने निशाना कैम्ब्रिज के मंच से प्रधानमंत्री मोदी पर और मोदी सरकार पर साधा है। एक और बात अहम राहुल गांधी के बात द्वारा ये कही गई, एक सवाल उनसे पूछा गया कि मोदी सरकार की 2-3 अच्छी नीतियों के बारे में बताइए। इस पर राहुल गांधी ने उज्ज्वला योजना और जनधन योजना का जिक्र किया और कहा कि ये ऐसी नीतियां जिन्हें बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए राहुल गांधी कैम्ब्रिज पहुंचे जहां उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है, सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं न्यूज एंड व्यूज में यूक्रेन के कुछ लड़ाके रूस में घुस गए हैं और 1 साल से ज्यादा हो गया है। आज से पहले तक हर दिन सिर्फ और सिर्फ रूस की फौज के जो यूक्रेनी इलाकों में दाखिल हो रहे थे उनके जवान कब्जा करने की और जेलेंस्की के जवानों के पलटवार की खबरें सामने आई। और ये पहली बार है जब रूस के अंदर यूक्रेन के लड़ाकों के दाखिल होने की खबर सामने आई है और इस पूरी खबर की पुष्टि खुद पुतिन ने की है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि ये तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। रूस के ब्रियांस्क में घुसपैठ का दावा किया गया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन के कुछ लड़ाके रशिया के ब्रियांस्क गांव में घुसे। Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь. इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनका दावा है कि वो रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स के लड़ाके हैं, जो यूक्रेन की टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स की एक यूनिट है। हथियारों से लैस इन लोगों की माने तो वो रूस के ब्रियांस्क के बॉर्डर एरिया में घुस चुके हैं। Бойцы русского добровольческого корпуса записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии, палачей и насильников, мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским кремлевским кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану.
हालांकि यूक्रेन की ओर से ऐसे किसी भी ऑपरेशन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मीडिया के सामने आकर यूक्रेन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि यूक्रेनी लड़ाकों ने रूस के बॉर्डर एरिया के एक गांव में आतंकी हमला किया है, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई है। पुतिन मीडिया के सामने तब आए जब रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने इस बात की पुष्टि कर दी कि ब्रियांस्क में यूक्रेनी लड़ाके घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। हालांकि यूक्रेन ने आरोपों का खंडन किया है, रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने रूस पर साजिश का आरोप लगाते हुए कहा है कि रूस दूसरे देश पर हमले को सही ठहराने के लिए लोगों को डराना चाहते हैं, तो दूसरी ओर पुतिन अपने आरोपों पर कायम है। ब्रियांस्क में हुई घटना को टेररिस्ट एक्ट कहा है। Очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, Нива обыкновенные. Открыли огонь по ним. Конечно, задача, смысл проведения года педагога и наставника как раз и уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят. Никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю, ничего у них не получится. Мы их дожмем. देखिए, डेंजर जोन में हुए इस नए डेवलपमेंट और पुतिन के बयान के बाद यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप में खौफ बढ़ गया है। हालांकि इस बीच अमेरिका ने यूरोप की सुरक्षा के लिए अपनी महाविनाशक प्लेन को यूरोप में लैंड करवा दिया है। ये खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा डूम्सडे प्लान की डिटेल जानकर लग जाएगा। वो विमान है जो उड़ता हुआ न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल रूम में है। इसके जरिए अमेरिकी प्रेसिडेंट दुनिया में कहीं भी एटमी हमला करने के लिए यूएस आर्म्स फोर्सेस और न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक फोर्सेस को मैसेज भेज सकते हैं। अमेरिका के इस महाप्लेन का नाम E-6B मर्क्यूरी है और ये प्लेन आइसलैंड में दिखाई दिया था। जाहिर है इस डूम्सडे प्लेन के देखे जाने के बाद रूस की टेंशन बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि रूस ने भी अपने न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट को और तेज कर दिया है। असल में थोड़े दिन पहले ही रूस ने आर्कटिक में अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन को भेजा था। यहीं पर उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात होने वाली है। हो सकता है कि इसी का जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी आर्कटिक के पास अपने डूम्सडे प्लेन को भेजा हो। यहाँ से जानना भी जरूरी है कि पूरी दुनिया में यानी 200 से ज्यादा मुल्कों में सिर्फ रशिया और अमेरिका ही ऐसे ही दो देश हैं जिनके पास इस तरह के डूम्सडे प्लेन मौजूद है। तो देख रहे हैं आप, एक तरफ युद्ध के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी फजीहत कराने और उलझुल बयान देने से बाज नहीं आ रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में ताजा नाम जुड़ गया है पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार का, जिनके मुताबिक पाकिस्तान में सब कुछ बढ़िया है। कंगाली और डिफॉल्ट की बातें कोरी अफवाह है। इशाक डार ने ये सारी बातें ट्वीट करके पाकिस्तानी आवाम को बताई, जिसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, कंगाली और भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान के लोग अपना माथा पीट रहे हैं। पाकिस्तान में अवाम की जान हलक में अटकी है। जिन्ना का मुल्क डिफॉल्टर होने वाला है। पाकिस्तान की मईशत का भुरकस निकल रहा है। IMF प्रोग्राम का इल्तवा, महंगाई, बेरोजगारी, कारोबार की तालाबंदी, सनतो कारोबार पर कयामत बनकर टूट रही है। कयामत टूटे तो टूटे, लेकिन बेगैरत हुक्मरान सफेद झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। कंगाली की बातों को कोरी अफवाह बता रहे हैं। और वजीर खजाना इशाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की अफवाहें फैला रहे हैं। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की अफवाहें मुकम्मल तौर पर गलत हैं। वफाकी वजीर खजाना इशाक डार ने कहा, स्टेट बैंक की ज़र मुबादला ज़खायर 4 हफ्ते में $1 अरब बढ़ चुके हैं। इस सफेद झूठ पर दाने दाने और पाई पाई को मोहताज अवाम भड़क उठी है। फिर उसको पाकिस्तान की हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। अगर वो इस तरह कर रहा है, अगर इस तरह की बातें कर रहा है, तो वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और घर जाए। पाकिस्तान के सियासतदानों को एक कंटेनर में डालें और समंदर में धक्का दें। पाकिस्तान कंगाली के गर्तलोक में डूबता जा रहा है, जिसका एक और सबूत सामने आया है। पाकिस्तानी रुपए का डॉलर ने दम निकाल दिया है। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। $1 की कीमत 285 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। पाकिस्तानी अवाम ऐसे ही हिंदुस्तान का आईना दिखाकर हुक्मरानों को धिक्कार रही है। मोदी का नाम लेकर शहबाज साहब को भिगो भिगो कर जूते मारे जा रहे हैं।
हिंदुस्तान में जो है ना वो इनकी जो है सरकार है मोदी, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। हर चीज़ उन्होंने बड़ी स्टेबल, और उनके पास अपने ब्रांड्स हैं। तो पाकिस्तान यतीम हो गया, इनको चोरों ये डाकुओं ने पकड़ के जो है ना समझ ले लूट मार, जिसका जितना दिल करता वो पाकिस्तान को लूट रहा है। क्योंकि कंगाली की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, पाकिस्तानी रुपया लगातार गर्त में जाता जा रहा है। $1 की कीमत 285 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। उधर पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरता जा रहा है और पाई पाई को मोहताज अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। डॉलर जो है आसमानों को छू रहा है। दूसरी बात, क्या हमारी प्रायोरिटीज हमारी इकोनॉमी है? ऑफ कोर्स नहीं है, नहीं है हमारी प्रायोरिटीज। हमारी प्रायोरिटीज जस्ट अपनी सियासत है। जापान एटम बम खा के बच गया, पाकिस्तान एटम बम बना के डूब रहा है, मर रहा है। क्या उस दौड़ में हम हैं जिस दौड़ में भारत है? हम बहुत पीछे हैं। हम समझ लो कि जमीन के अंदर धंस चुके हैं। देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान में G20 बैठक के बीच अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री एक मंच पर आए, तो वहीं अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए पीएम मोदी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच जो 1 साल में नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान ने 1 दिन में कर दिखाया। यूक्रेन वॉर के चलते एक दूसरे के दुश्मन बने रूस और अमेरिका भी हिंदुस्तान की सरजमी पर आते ही बातचीत की मेज पर पहुंच गए। G20 की बैठक के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आपस में मिले। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक करीब 10 मिनट चली। इस बीच अमेरिका से विदेश विभाग ने बयान जारी कर पीएम मोदी से बड़ी उम्मीद जाहिर की है। And India has the ability, as we've seen from Prime Minister Modi, to speak with tremendous moral clarity. When Prime Minister Modi said last year that this is not an era of war, the world listened, as they should, because when Prime Minister Modi and his country says something to that effect, it is meaningful to the United States, it's meaningful to Russia. यूक्रेन जंग को लेकर रूस और अमेरिका के बीच जिस तरह का तनाव है, उसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बड़े मायने तलाशे जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि महाजंग की तरफ बढ़ती दुनिया को अमन का रास्ता हिंदुस्तान ही दिखाएगा। पूरी दुनिया इन दिनों उथल पुथल से गुजर रही है, ऐसे में सबकी नजरें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। एक तरफ भारत G20 देशों की मेजबानी कर रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में रायसीना डायलॉग चल रहा है, जहां दुनिया भर के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दिल्ली में 2 दिन तक चलने वाले रायसीना डायलॉग्स के पहले दिन चीफ गेस्ट के तौर पर आई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी की मुरीद हो गईं। Not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. पॉपुलैरिटी के मामले में प्रधानमंत्री के सामने दुनिया का कोई भी नेता नहीं टिकता। इसकी वजह है उनका विजन। पीएम मोदी ने G20 की बैठक में भी दुनिया को यही संदेश दिया। It is but natural that your discussions are affected by the geopolitical tensions of the day. We all have our positions and our perspectives on how this tension should be resolved. रूस और यूक्रेन की जंग से बढ़े तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश पूरी दुनिया को नई रोशनी दिखा सकता है। देखिए, त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की दमदार वापसी हुई तो जश्न दिल्ली तक मना। पीएम मोदी ने इसे बीजेपी की त्रिवेणी शक्ति की जीत करार दिया और पूर्वोत्तर की जनता का आभार व्यक्त किया। पूर्वोत्तर की जीत बड़ी है तो जश्न भी ग्रैंड तरीके से हुआ। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ तो अलग अंदाज में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन हुआ और पीएम मोदी ने त्रिवेणी शक्ति को जीत का राज बताया। भाजपा सरकारों का कार्य, भाजपा सरकारों की कार्य संस्कृति, भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव, त्रिवेणी मिलकर भाजपा की शक्ति को 1+1+1 यानी 111 गुना बढ़ा देते हैं। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बीजेपी का तीसरा नेत्र करार दिया और नॉर्थ ईस्ट की जनता को बधाई दी। ये हमारी जो तीसरी शक्ति है, वो तीसरी शक्ति हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। राज्य छोटा हो या बड़ा, बीजेपी हर चुनाव को पूरी दमखम के साथ लड़ती है, इसलिए जीत का जश्न भी धूमधाम से मनाती है। ऐसे में पूर्वोत्तर की जीत को लेकर पीएम मोदी ने विरोधियों पर भी जोरदार प्रहार किया।
पूर्वोत्तर में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी का विपक्ष पर यह प्रहार यही नहीं थमा, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर अपने विरोधियों को जवाब दिया। कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं, वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी। कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं। जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है। पीएम मोदी ने चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया को पूर्वोत्तर के अपमान से जोड़ दिया। आज के नतीजों के बाद कांग्रेस ने छोटों के प्रति अपनी नफरत को फिर से जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं पूर्वोत्तर में हार के बीच कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र से गुड न्यूज आई है। करीब 3 दशक बाद महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई और कस्बा पेट सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। इसको लेकर अब सियासी वार पलटवार होने लगा है। महाराष्ट्र के कस्बा पेट सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली तो पुणे में उद्धव समर्थक बुलडोजर लेकर जश्न मनाने निकल पड़े। जीत कांग्रेस को मिली और हार बीजेपी की हुई, लेकिन वार पलटवार उद्धव गुट और शिंदे गुट में शुरू हो गया। वो जहाँ जहाँ जाए हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो चेहरा गद्दारों का जहाँ जहाँ जाता है लोगों की पसंदी हमारी तरफ आती है। उनके जो मत नहीं कम मिले, विजय नहीं मिला, लेकिन अगले टाइम उनके मन जीतेंगे, उनका कामों के माध्यम से, वहाँ के विकास के माध्यम से। उधर कांग्रेस जब कस्बा पेट की जीत का श्रेय राहुल को देती नजर आई तो बीजेपी ने कांग्रेस को पूर्वोत्तर की याद दिला दी। राहुल जी की यात्रा का तो ओवरऑल तो देश में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लोग नफरत की राजनीति के बगैर, लोग चाहते कि लोग हमेशा एक दूसरे का साथ देकर सच्चाई का साथ दे। भारत जोड़ो का जो मैसेज है वो लोगों तक पर्क्युलेट हुआ, ऐसा मी समजून। त्यांनी त्यांचं काम केलं धंगेकराचं आणि त्यामुळे मला वाटतं अशी एक अजित पवार बोलले असतील। देखिए, देश में इन दिनों धर्म और ग्रंथों को लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। इस बीच जाति को लेकर पंडितों को जिम्मेदार बताने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक और बयान दिया है और कहा है कि ग्रंथों की समीक्षा जरूरी है। उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। मोहन भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पिछड़े और दलितों का एक बड़ा तबका रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल खड़े कर रहा है। परंपरा और धर्म ग्रंथों को लेकर भागवत ने जो कुछ कहा है विस्तार से सुनिए। हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया। पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला, बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए, फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथों में कुछ कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। एक तरफ राजनीतिक दलों के नेता और हिंदूवादी संगठन धर्म के नाम पर लड़ने लड़ाने पर आमादा हैं। ऐसे लोगों को भागवत का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। धर्म ये विज्ञान के अनुसार चलता है और विज्ञान को मनुष्य के लिए लाभकारी होने के लिए उस धर्म की आवश्यकता है, और इसलिए ये विज्ञान सामने लाना हमारी परंपराओं में हर विषय में दुनिया के अन्वेषण के। शराब नीति घोटाले में सिसोदिया सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन चलाने वाली है, तो दूसरी ओर बीजेपी जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। दिल्ली में शराब नीति घोटाले की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। बीजेपी केजरीवाल की पोल खोलने के लिए राजधानी में जन जागरण अभियान चला रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में नुक्कड़ सभा करने की तैयारी में है। इसके लिए कल आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई से संयोजक गोपाल राय ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें तय हुआ कि 3 मार्च यानी आज सभी 70 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। 4 मार्च को पार्टी दफ्तर में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन होगा। 6 और 7 मार्च को सभी बूथ और मोहल्लों में कार्यकर्ताओं से संवाद होगा। आम आदमी पार्टी 10 मार्च से डोर टू डोर कैंपेन और नुक्कड़ सभा का आयोजन करेगी और 10 तारीख से ये मोहल्ला सभा, हर मोहल्ले में ये नुक्कड़ सभा जो है हमारी शुरू होगी। 2500 दिल्ली के अंदर मोहल्लों में हम ये नुक्कड़ सभा करेंगे और उसमें लोगों को
इसके बारे में बताया जाएगा। मतलब साफ है, जैसे जैसे दिल्ली में गर्मी बढ़ेगी सियासी पारा भी बढ़ता जाएगा। प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस को लेकर अतीक अहमद के परिवार को एक और झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी और तल्ख टिप्पणी भी की है। उमेश पाल की हत्या का ये वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल को घेर कर सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। उमेश पाल की हत्या में नाम आने के बाद अतीक अहमद का परिवार जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचा तो जज साहब ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी की और कहा, उमेश पाल शूटआउट बेहद खतरनाक और जघन्य है। अतीक के बेटे को जमानत मिलने से समाज के लिए खतरा बना रहेगा। इससे सिर्फ गवाह ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि समाज के लोगों में भी डर फैल जाएगा। एक तरफ हाईकोर्ट सख्त है तो वहीं दूसरी तरफ अतीक के करीबियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। हालांकि ये बुलडोजर समाजवादी पार्टी के नेताओं को नागवार गुजर रहा है। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा। और अब एक सवाल कि क्या बिहार में 90 के दशक का दौर लौट रहा है? ये बात हम नहीं कर रहे बल्कि बीजेपी नेता ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पटना में एक डॉक्टर 3 दिन से लापता है और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। पटना के गांधी सेतु पर खड़ी ये कार है डॉक्टर संजय कुमार की। संजय की कार भी है और उनका फोन भी है, लेकिन डॉक्टर लापता है। एनएमसीएच में तैनात डॉक्टर संजय के साथ कोई अनहोनी हुई या फिर उनको किडनैप किया गया, पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है। गाड़ी है और उनके फोन्स जो है वो गंगा ब्रिज से रिकवर हुए हैं, तो भी बहुत ही प्री मैच्योर स्टेज में कुछ भी कंक्लूड करना कि किडनैपिंग है कि सुसाइड है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के जरिए केस को सुलझाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी डॉक्टर का कोई सुराग नहीं मिल सका है। काफी सारे एविडेंसेस हमारे पास आ रहे हैं, बट कंक्लूसिव जब सारी चीजें हो जाती है तभी कंक्लूसिव हम आपको बताया जा रहा है। परिवार के मुताबिक 1 मार्च की शाम डॉक्टर संजय अपनी कार लेकर मुजफ्फरपुर से पटना के लिए निकले, लेकिन घर नहीं पहुंचे। ऐसे में इस मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने ट्वीट कर लिखा है, बिहार में 1990 के दशक का दौर वापस आ गया है क्या? एनएमसीएच के डॉक्टर संजय कुमार दूसरे दिन भी लापता है। अंदेशा है कि किसी कारण या फिरौती के लिए उसका अपहरण किया गया है। जाहिर है विपक्ष इस घटना को लेकर और हमलावर होगा। चलिए न्यूज एंड व्यूज में खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई में शाहरुख खान के बंगले में घुसपैठ की कोशिश हुई। मुंबई पुलिस ने मन्नत में घुसने की कोशिश करने वाले दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। शाहरुख खान के एक से बढ़कर एक फैंस हैं। यही वजह है कि शाहरुख के घर मन्नत के बाहर फैंस का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है। शाहरुख की एक झलक पाने को हर कोई बेताब नजर आता है। ऐसे में शाहरुख भी फैंस को निराश नहीं करते, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सुरक्षा कर्मियों को हैरान कर दिया। गुजरात से आए 2 युवा फैंस मन्नत में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए। गुरुवार के दिन मुंबई के जो उनका घर है मन्नत, उनका जो बंगलो है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं उनका घर देखने के लिए। इसी घर को देखने के लिए गुजरात से 2 युवक आए थे और उनका कहना है कि वो बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने कथित तौर पे बताया जा रहा है कि सुबह के समय में जो कि उन्होंने इस मन्नत का जो दीवार है उसे छलांग लगाकर शाहरुख खान से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उन 2 युवकों को पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया। इसी कारण से जो इस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ ही जो आगे की जांच है, जो 2 युवकों ने हरकत की है उसकी जांच फिलहाल शुरू है। कैमरा पर्सन हेमंत कदम के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई। देखिए, बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन का परिवार बिखरता नजर आ रहा है। पत्नी के गंभीर आरोपों के बाद अब नवाजुद्दीन के घर वाले भी उनसे दूरी बनाने लगे हैं। देर रात मुंबई में नवाजुद्दीन अपनी मां से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। देखो, मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, वो बात तो है ना, लेकिन अभी फिलहाल ये अम्मी का मामला है और अम्मी है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तो अभी तुम्हारी एक्सरसाइज भी आएगी। ये तस्वीरें मुंबई के वर्सोवा इलाके की हैं। घर के बाहर अभिनेता नवाजुद्दीन खड़े हैं और उनके सामने गेट पर उनके भाई मौजूद हैं। नवाजुद्दीन मां से मिलने वर्सोवा बंगले पर पहुंचे थे, लेकिन मां से मिलना तो दूर, भाई ने नवाजुद्दीन को गेट के भीतर भी घुसने नहीं दिया। देखो, मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, वो बात तो है ना, लेकिन अभी फिलहाल ये हालांकि दोनों भाइयों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन नवाजुद्दीन के भाई सैजुद्दीन ने मां की इच्छा का हवाला देकर अपने भाई को रोक दिया। देखो, मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, वो बात तो है ना, लेकिन अभी फिलहाल ये अम्मी का मामला है और अम्मी है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में,
तो अभी हमारी एक्सरसाइज भी आई थी, बच्चे गए थे, बच्चों तक तो महदूद था, ठीक है बच्चे आ जाएंगे दिक्कत। जो हमारी एक्सरसाइज है उन लोगों ने कर दिया, अभी कोर्ट में चल रहा, तो मेरे ख्याल से अभी इतनी अम्मी की तबीयत ठीक हो तो ऐसा स्ट्रेस में है तो थोड़ा सा तुम्हारा अभी ना हो तो अच्छा है। और न्यूज एंड व्यूज में आप बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां की इंदिरा नगर इलाके में एक दुकान में आग लग गई। घंटों तक अफरा तफरी यहां मची रही, बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ की इंदिरा नगर इलाके में एक दुकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। पेन की दुकान में जैसे ही आग लगी, आग तेजी से फैलने लगी। आग की लपटों ने पल भर में पूरी दुकान को अपनी ज्वाला में समेट लिया। जिस वक्त दुकान में आग लगी, उसकी ऊपरी मंजिल पर कई लोग मौजूद थे। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दमकल कर्मियों के सामने दोहरी चुनौती थी। एक तरफ हर पल बढ़ती आग की लपटें और दूसरी तरफ लपटों के बीच ऊपरी मंजिल पर फंसे लोग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहले सीढ़ी लगाकर इमारतों में फंसे लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया। एक तरफ लोगों को बाहर निकाला जा रहा था तो दूसरी तरफ आग की लपटें लोगों को डराती जा रही थी। हालांकि दमकल कर्मियों ने एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। आग का तांडव और कुदरत के कहर की तस्वीरें विदेशों से भी आई। हांगकांग में एक हाई राइज बिल्डिंग आग का गोला बन गई तो कैलिफोर्निया में लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ टूटने की तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई है, जहां मालिबू इलाके में अचानक पहाड़ भरभराकर सड़क पर गिरने लगा। पहले पहाड़ से कुछ पत्थर सड़क पर गिरे, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रुक गया। पुलिस के जवान वहां पहुंचे और एक एक वहां फंसी गाड़ियों को बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही जवान थोड़ा और आगे बढ़ा, अचानक ऊपर से एक बार फिर चट्टान टूटने लगी। जवान ने वक्त रहते वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हादसे की एक तस्वीर हांगकांग से भी आई है, जहां एक निर्माणाधीन इमारत में आग लग गई और पूरी इमारत धू-धू कर जल उठी। जिस इलाके में ये आग लगी उसके आसपास कई होटल भी है, जिससे ये खतरा बना हुआ था कि कहीं आग आसपास के होटलों तक न फैल जाए। आग इतनी विकराल थी कि ऐसा लग रहा था कि आग की इमारत हवा में तैर रही हो। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ। एक बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो ड्राइवर की मौत हो गई और बस में सवार एक विदेशी महिला घायल हो गई है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट में एक ड्राइवर की मृत्यु हो चुकी है। ये बस है, इस बस में कई सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, लेकिन इस बस का ड्राइवर जो है वो भाग चुका है, ऐसा बताया जा रहा है मुंबई पुलिस द्वारा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेम्पो है। कैमरा पर्सन हेमंत कदम से कहना चाहूंगी कि वो टेम्पो दिखाए। ये जो टेम्पो है, इस टेम्पो का ड्राइवर इस बस के नीचे आ गया और उसकी मृत्यु हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है। फिलहाल उसका जो पार्थिव शरीर है वो VN देसाई जो अस्पताल है वहाँ ले जाया गया है। साथ ही इस बस में, जो कि मर्सिडीज की बस है, इस बस में कैथ एयरवे के जो एयरलाइंस के जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। इनमें से अधिकतर लोग घायल नहीं हुए, केवल एक ही जो पैसेंजर है वो घायल हुआ है। एक महिला घायल हुई है, बताया जा रहा है कि उसके नाक पर जो है चोट आई थी। आप देख सकते हैं अभी भी जो पैसेंजर्स है इसके अंदर बैठे हुए हैं, सभी के सभी यूनिफॉर्म में है क्योंकि एयरवेज के हैं। और आपको बड़ी बात यहाँ पे बताएं कि सभी के सभी फॉरेनर्स हैं, इंडियन कोई भी नहीं है। आगे की जो जाँच है फिलहाल जारी है। कैमरा पर्सन हेमंत कदम के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज मुंबई। और आइए अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां बुरहानपुर में सरकारी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। मारपीट, हंगामा क्यों हुआ, किसने किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तोड़फोड़ की तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की है, जहां बोलतिया एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में हमलावर दफ्तर में घुसे और हंगामा करने लगे। काफी देर तक उपद्रवियों ने दफ्तर में तोड़फोड़ की। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, उपद्रवी जवानों से भी बदसलूकी करने लगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उपद्रवी कैसे सुरक्षा कर्मियों को धक्का दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 40 से ज्यादा लोग हमले में शामिल थे, जिसमें कई महिलाएं भी मौजूद रही।
बताया ये भी जा रहा है कि वन विभाग ने पौधों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, जिससे नाराज होकर इन लोगों ने दफ्तर पर हमला बोल दिया और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। बात गर्मी के दिनों में राहत देने वाली खबर की। ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक ने मार्केट में एक अनोखा पंखा लॉन्च किया है। अब इस अनोखा क्यों कहा जा रहा है, आखिर ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए पंखे में ऐसी क्या खासियत है, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किए गए ओरिएंट के नए फैन की। ओरिएंट का ये नया पंखा शानदार लुक के साथ बेहतरीन टेक्नोलॉजी का अनोखा संगम है। ये पंखा अपनी लुक और खूबियों की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी से इस पंखे को बनाया है जिससे ये आपको ठंडी हवा तो देगा ही, साथ ही अपने आसपास एक क्लाउड क्रिएट करेगा जिसके तापमान में 12 डिग्री तक की गिरावट भी आएगी। जैसे आप पहाड़ों में जाते हैं और आप देखते हैं वहाँ ठंडी हवा जब होती है तो बादल होते हैं, ये इसी तरह से हम एक क्लाउड क्रिएट करते हैं और उसके साथ एक ठंडी हवा पैदा करते हैं जो कि बिल्कुल एकदम फ्रेश एयर की तरह होती है। और आप इसमें अपनी खिड़की दरवाजे खुले रख सकते हैं, आपको ठंडी हवा के झोंके आते हैं और इससे 12 डिग्री तक का टेम्परेचर कम हो जाता है। ओरिएंट ने इसके दाम को लेकर भी कस्टमर की सुविधा का ख्याल रखा है। और इसी के साथ न्यूज एंड व्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।